हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने प्रकाश का परावर्तन का सभी वीडियो बना दिया है, तो वो अगर नहीं देखे हैं तो जाकर उसे देख सकते हैं और अच्छे से अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो आज हम चलिए देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो आज हम देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि ये अपवर्तन होता क्या है। प्रकाश के अपवर्तन में अपवर्तन होता क्या है, तो सबसे पहली बात आती है, इसे हम एक फिगर के माध्यम से समझेंगे। उसके बाद आपको डिफिनीशन लिखवाया जाएगा बहुत अच्छे से। आपको अगर फिगर समझ लिए तो डिफिनीशन बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक फिगर, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं ये ऊपर कोई माध्यम है और दूसरा ये नीचे कोई मान लेते हैं जल है, ठीक है। मतलब मान लेते हैं दो माध्यम है, ठीक है। दो माध्यम है, एक ऊपर क्या हो गया वायु वाला माध्यम है, ठीक है, और नीचे क्या होगा जल वाला माध्यम है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि अगर हम जाएंगे समुद्र में तो समुद्र क्या है, समुद्र के नीचे जल है तो वो अलग माध्यम हो गया। और ऊपर क्या हो गया, ऊपर वायु है, जैसे अभी हम खड़े हैं तो वहाँ पे वायु है या वायु या निर्वात है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा ये अलग माध्यम। तो ये दो माध्यम हो गए, ठीक है। तो याद रखेंगे वायु कौन सा माध्यम होता है, वायु। इसके सापेक्ष तो वायु क्या होगा, वायु एक विरल माध्यम हो जाएगा। और जल क्या होगा, जल एक सघन माध्यम हो जाएगा, ठीक है। वायु क्या है, एक विरल माध्यम है, और जल क्या है, एक सघन माध्यम है। परंतु जल के सापेक्ष वायु क्या है, मतलब वायु के सापेक्ष जो क्या है जल, वायु क्या है, इसमें विरल माध्यम है और जल क्या है सघन माध्यम है, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरणें, ठीक है, समझिएगा यहाँ से, ठीक है, जब प्रकाश की किरणें ऐसे, जब प्रकाश की किरणें, ये मान लीजिए जल का तल है, ठीक है, जल का तल है, ठीक है। जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से, ठीक है, ऐसे जा रही हैं, ठीक है, तो जिस तल पे टकराती हैं वहां से एक हम अभिलंब खींच लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम एक ऐसे अभिलंब खींच लेते हैं, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ये प्रकाश की किरणें जा रही हैं और एक माध्यम से, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो ये क्या होती हैं, ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है। ये ऐसे आ जाती हैं, ठीक है, ये ऐसे चली जाती हैं, ठीक है। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो ये क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। जबकि इसको जाना कैसे चाहिए था, जाना तो ऐसे चाहिए था, परंतु ये क्या हो गई, अभिलंब की ओर झुक गई, ठीक है। तो इस नाम को याद रखेंगे। ये जो ये है, ये कौन सा है, ये आपतित किरणें है। इसे हम आपतित किरण कहते हैं। इस जो क्या होती है, जो इधर आती है, जो दूसरे माध्यम में आते हैं, इसे हम अपवर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे ये क्या है, ये पहले माध्यम की जो किरणें हैं इसे हम आपतित किरण कहते हैं, और जो दूसरी माध्यम में किरणें आई उसे हम अपवर्तित किरण कहते हैं। और ये क्या है, ये याद रखेंगे अभिलंब खींचा गया है ना, मतलब लंब है, ठीक है। तो इसे हम अभिलंब कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये ऊपर वाला क्या है, वायु है या विरल माध्यम है। और ये क्या है, जल है, मान लेते हैं जल मतलब सघन माध्यम है, ठीक है। तो याद रखेंगे इसके बीच में क्या होता है, एक कोण बनता है आई, और इसके बीच में क्या सा कोण बनता है, इसके कोण में बीच में क्या होता है, आर होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में अभिलंब और आपतित किरण के बीच में, और अभिलंब और अपवर्तित किरणों के बीच में कोण बनता है जिसे आई और आर कहते हैं। आई आर का नाम याद रखेंगे। आर को हम क्या कहते हैं, आर को आपतन कोण कहते हैं, आर को अपवर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। आर को
आर को अपवर्तन कोण, आई को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। तो ये सभी आपको नाम याद होने चाहिए, क्योंकि जब अपवर्तन पढ़ रहे हैं तो इसमें पता होना चाहिए कौन सा सघन माध्यम है, विरल माध्यम। सघन माध्यम और विरल माध्यम के बारे में आपको बताया जाएगा, सघन माध्यम किसे कहते हैं, विरल माध्यम, ठीक है। परंतु बस ये समझिए वायु क्या है, एक विरल माध्यम है, और जल क्या है, एक सघन माध्यम है, ठीक है। और ये जो किरणें आती हैं जो सघन माध्यम से, जो एक माध्यम से जो पहली किरण आती है उसे आपतित किरण कहते हैं, और जो दूसरे माध्यम में जाती हैं वो क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, इनमें दोनों में कोण बनता है, इसको हम आपतन कोण कहते हैं, आर को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं, और ये जो है इसे हम अभिलंब कहते हैं, ठीक है। तो आखिर इसका परिभाषा आप कैसे कहेंगे, तो देखिए यह घटना ही जो क्या हो जा रही है, अभिलंब की ओर झुक जा रही है किरणें, यही घटना अपवर्तन कहलाता है। तो हम डिफिनीशन क्या कहेंगे, डिफिनीशन में यही कहेंगे, जब ये क्या है, ये प्रकाश की किरणें हैं, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरणें किसी, हम सिंपल से यही कह सकते हैं, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं, ठीक है। ये क्या है, प्रकाश की किरणें, तो जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। दिख रहे हैं, इधर इधर आ गई है, इधर किरणें आ गई है ना, ठीक है, अभिलंब की ओर आ गई है, जबकि जाना चाहिए तो इस तरह सीधे आई है तो सीधे जाना चाहिए था, परंतु ये थोड़े से इधर आ गई हैं, तो ये अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। तो यह घटना ही अपवर्तन कहलाता है। एक बार और सुनिए, जब प्रकाश की किरणें किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं, ठीक है, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, यह घटना अपवर्तन कहलाता है, या प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। एक बार और क्योंकि डिफिनेशन आपको सुन के याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि आप समझे रहेंगे और याद रहेगा। यहीं पे हम चाहते हैं 80% आपका क्लियर हो जाए, ठीक है, कि आपको जब नोट अपना बना ले उसके बाद आपको बस देखते ही याद हो जाए, ठीक है। तो एक बार और सुनिए, ठीक है, जब, ठीक है, इसे हम बहुत तरीके से अपवर्तन का डिफिनेशन कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं जब एक माध्यम से, ठीक है, ये भी एक अलग माध्यम है, ये भी अलग माध्यम है, क्योंकि ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है, तो ये भी कह सकते हैं जब प्रकाश की किरणें, ये क्या है, ये क्या है, ये प्रकाश की किरण है, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से, या आप कह सकते हैं ये अलग माध्यम है ना, तो किसी एक माध्यम से भी कह सकते हैं, या विरल माध्यम से आप कहिए, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। क्या होती हैं, झुक जाती हैं, इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। चलिए मैं आपको डिफिनीशन लिखवा देता हूँ, ठीक है, आप नोट में लिख लीजिए, क्योंकि आपको सुन के पता नहीं आपको लिखे होंगे कि नहीं। चलिए मैं लिखवा देता हूँ, परंतु समझ में तो आ ही गया होगा, मुझे विश्वास है। चलिए आप देखते हैं इसका डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप सुन के ही डिफिनीशन को लिखें, ठीक है, ऐसे इससे बहुत अच्छा होगा, ठीक है। क्लास 12 जब पढ़ेंगे तो उसके लिए अच्छा होगा। तो यही लिखेंगे, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो अविलंब की ओर क्या हो जाती हैं, झुक जाती हैं। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। ऐसे आपको देखने से शायद आपको डिफिनेशन बड़ा लग रहा होगा, परंतु आप समझ गए होंगे तो आपको अच्छे से
याद भी हो गया होगा। देखिए क्या कहा जा रहा है, जब प्रकाश की किरणें, और ये बात तो आप जानते ही हैं कि बोर्ड एग्जाम में जितना अच्छा से और जितना ज़्यादा लिखेंगे उतने ही मार्क्स अधिक मिलेगा, ठीक है। तो आप जानते ही होंगे, इसलिए अच्छे से आप सबसे पहले तो आप अच्छे से लिखना सीख जाइए, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है, जब प्रकाश की किरणें, ठीक है, कोई भी प्रकाश की किरणें हैं, ठीक है, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से, ठीक है, ऊपर वाला क्या था, विरल माध्यम था, जो क्या था, वायु था, ठीक है। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो क्या होती हैं, अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। देख रहे थे क्या हो रही थी, अभिलंब की ओर झुक जा रही थी, ठीक है। और यह घटना कि क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। आप कहेंगे यहाँ पर घटना क्यों जोड़े हैं, तो देखिए जो अपवर्तन है, ठीक है, याद रखेंगे, परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपण, ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी घटनाएं हैं, प्रकाश की घटनाएं हैं, ये सभी क्या है, घटनाएं हैं। इस बात को आपको पता होगा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो नहीं पता है तो ये सभी क्या हैं, ये घटनाएं हैं प्रकाश की, इस बात को याद रखेंगे। तो यही कहा जा रहा है, यह घटना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, ठीक है, या कहते हैं। तो आपको उम्मीद है बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। एक बार और मैं सुन के बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको मैं चाहता हूँ यहीं पर आपको 80% तो क्लियर ही हो जाए, ठीक है। तो इसलिए जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से कहिए या सघन या कहिए विरल माध्यम से, तो जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, यह घटना है क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे ये एक ठो आपका पॉइंट, अभी हमने कहा था कि हम देखेंगे विरल माध्यम और सघन माध्यम के बारे में, हमने कहा था कि बताएंगे आपको, ठीक है, सघन माध्यम, ठीक है। तो विरल माध्यम और सघन माध्यम है क्या, ठीक है, ये बात हम जान लेते हैं, क्योंकि आपको तो उस बार से सघन माध्यम विरल माध्यम कहा जा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सघन माध्यम या विरल माध्यम क्या है, तो याद रखेंगे विरल माध्यम किसे कहते हैं, तो जिस माध्यम में, ठीक है, जिस माध्यम में जो चाल होता है, प्रकाश की चाल कहिए या वेग कहिए, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल या वेग क्या होता है, वेग अधिक होता है, ठीक है, अधिक होता है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल या वेग अधिक होता है उस माध्यम को हम विरल माध्यम कहते हैं। और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल या वेग क्या होता है, कम होता है, उस माध्यम को हम क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, डिफिनेशन में लिखेंगे जिस माध्यम में, ठीक है, जिस माध्यम में, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे डिफिनेशन में लिखा जा रहा है विरल माध्यम, तो आप क्या लिखेंगे, देखिए आप सब कुछ तो आप लिखवाया नहीं ना जाएगा, ठीक है, तो आप लिखिए, बोला जा रहा है तो लिखिए जिस माध्यम में, ठीक है, लिखिए जिस माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल या वेग अधिक होता है उसे हम क्या कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल या प्रकाश का वेग अधिक होगा उसे हम विरल माध्यम कहेंगे। और जिस माध्यम में, ठीक है, याद रखेंगे, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगा या वेग कम होगा उसे हम सघन माध्यम कहेंगे। तो एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझिए, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये बताइए, एग्जाम्पल है एयर मतलब वायु, ठीक है, वायु। ये बताइए कि वायु में जो प्रकाश की चाल है, ठीक है, और हमने यहाँ पे लिख दिया है विरल माध्यम में, एग्जाम्पल में जो जल लिख दिया, वाटर, ठीक है, वाटर मतलब क्या हो गया, जल। तो आप कहेंगे कि कैसे पता चल रहा है कि जल में, कि वायु में क्या होगा, प्रकाश की चाल अधिक होगा और जल में क्या होगा, कम होगा। तो ये आप ही स्वयं थोड़ा सा सोचिए कि अगर आपको कहा जाए कि आप
वायु में दौड़िए। जैसे कि हम वायु में खड़े हैं तो वायु में हम दौड़ेंगे, तो ये बताइए वायु में दौड़ेंगे तो हमारा जो चाल होगा वो अधिक होगा, कि आपसे कह दिया जाए कि जल में दौड़िए, जो पानी है उसमें दौड़ने के लिए कहा जाए, तो बताइए इन दोनों में से किस में आपका चाल अधिक होगा? तो आप कहेंगे जाहिर सी बात है कि वायु में हमारा चाल अधिक होगा, क्योंकि जल में हम दौड़ते क्या, तैरने पर भी हमको दिक्कत होता है, ठीक है, तो दौड़ तो उसमें पाएंगे ही नहीं, ठीक है, बहुत कठिनाई होगा, ठीक है, तो इसमें हमारा वेग क्या होगा या चाल क्या होगा, कम होगा, इसमें अधिक होगा, ठीक है। तो आप इसलिए कहा जा रहा है कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है, उसे हम क्या कहते हैं, विरल माध्यम। और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल या वेग क्या होता है, कम होता है, उसे हम सघन माध्यम कहते हैं। इसीलिए हम ऊपर क्या लिखवाए थे, इसीलिए यहाँ पे क्या कहते हैं, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए, इसीलिए हमने ऐसे फिगर बनाया था, ठीक है। तो ऊपर क्या लिखा था, एयर लिखा था, वायु, ठीक है, और वायु, और नीचे क्या लिखा था, जल, ठीक है। या आप इसके एग्जाम्पल में कांच भी लिख सकते हैं, ठीक है, कांच या ग्लास, ठीक है। तो ग्लास में भी क्या होगा, ग्लास तो और अधिक है, उसमें तो क्या होगा, उसमें तो हम चल ही नहीं पाएंगे, प्रकाश की चाल भले ही चला जाए, ठीक है, वो उसके वेग हो सकता है, ठीक है, परंतु क्या होगा, वायु के सापेक्ष तो ये कम ही होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे इनका वेग जिसमें अधिक होता है, बस इतना बात याद रखेंगे। विरल माध्यम किसे कहते हैं, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो उसे हम विरल माध्यम, जिसमें प्रकाश की चाल कम हो उसे सघन माध्यम कहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे अपवर्तन के नियम, अपवर्तन का जो नियम है, ठीक है, वो देख लेंगे। जैसे परिवर्तन में हमने 2 नियम पढ़ा था, वैसे ही अपवर्तन का 2 नियम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपवर्तन के नियम। इससे पहले मैं बता दूं आपसे कि हम क्लास 9th का भी आपको सभी फिजिक्स केमिस्ट्री को पढ़ा दिया गया है और उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। तो अगर आपके घर कोई है, ठीक है, तो आप उनसे कह सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि क्लास 10th का आपको एक वीडियो चैप्टर वाइज प्रोवाइड कराया जा रहा है और प्ले लिस्ट बना दिया गया है। तो आप जाकर, अगर आप कभी भी ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप जाकर, मुझे आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्ले लिस्ट के अनुसार पढ़िए। प्ले लिस्ट के अनुसार पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगा, ठीक है, आप अच्छे से नोट्स भी बना पाएंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको जो 10th है, 10th का सभी सिलेबस को आपको कंप्लीट कराया जाएगा। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ्स हो, ठीक है, आपको सब कराया जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले तो चलिए दोस्तों देखते हैं, अगर आप भी चाहें तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और जुड़ ही जाइए यार, क्या दिक्कत है, जुड़ जाइए चैनल से, ठीक है, जुड़ जाइए, आपका ही फायदा है, ठीक है, और हमारा भी फायदा है भाई। एक क्या कहते हैं कि हमारा घाटा है, हमारा भी फायदा है, ठीक है। हमसे जितने आदमी जुड़ेंगे अच्छा लगेगा, ठीक है। अपने छोटे भाई या बड़े भाई का सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो अब देखें हम अपवर्तन के नियम। ठीक है, तो हम देखेंगे अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के याद रखेंगे, अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है। अपवर्तन के 2 नियम, होते हैं। जैसे हमने परावर्तन में भी 2 नियम पढ़ा था, वैसे ही अपवर्तन में भी 2 नियम होते हैं। तो चलिए देखा जाए। तो प्रथम नियम क्या है, ठीक है, एक एक करके अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ये थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, परंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बहुत अच्छे से हम इसी वीडियो में हम लगभग आधे चैप्टर, प्रकाश के अपवर्तन के आधे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप जुड़े रहिएगा, ठीक है। और नींद लग रही हो तो थोड़ा सा देख लीजिए अपने, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो प्रथम नियम देखते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे प्रथम नियम किसे कहते हैं। तो देखिए प्रथम नियम में बताया गया था, थोड़ा मैं फिगर को आपको बता दूं, ठीक है, उसके बाद मैं आपको फिगर के माध्यम से समझा दे रहा हूँ, उसके बाद आपको दोनों नियमों को आपको डिफिनेशन लिखवा दिया जाएगा, ठीक है। देखिए ये हमने फिगर बनाया था, ठीक है। तो ऊपर क्या था, ऊपर वायु था, मतलब विरल माध्यम था, ठीक है। और नीचे क्या था, सघन माध्यम था, ठीक है। तो हम देख रहे थे कि जब प्रकाश की किरणों को विरल माध्यम से, ठीक है, जब प्रकाश की किरणों को हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ऐसे प्रकाश की किरणें आ रही थी, ठीक है, तो ये क्या हो रही थी, एक अभिलंब,
ठीक है, जिस तल पे टकरा रहे थे, जिस सतह पर, वहां से एक अभिलंब खींच दिया जा रहा था, तो देखा जा रहा था कि ये प्रकाश की किरणें आ तो रही थी परंतु अभिलंब की ओर झुक जा रही थी। ठीक है, तो हम देख रहे थे कि जब प्रकाश की किरणें आ रही थी विरल माध्यम से और सघन माध्यम में आ रही थी, तो ये क्या हो रही थी, अभिलंब की ओर झुक जा रही थी, जबकि इसको जाना तो ऐसे चाहिए था। ठीक है, परंतु क्या हो गई, इधर झुक गई। तो याद रखेंगे यही इसमें बताया गया है। ये क्या है, इसका नाम ही आपको याद रखना है, इसीलिए बता रहा था। ये नाम, इसको हम कहते हैं आपतित किरण, और इस किरणों को हम क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। ऐसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब। ठीक है, इस नाम को याद रखेंगे तभी आप प्रथम नियमों को समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए ये जो आपतित किरण है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, देखिए तीनों एक ही बिंदु पे है कि नहीं है। ठीक है, और एक ही सतह पे कह सकते हैं, या एक ही बिंदु कह सकते हैं, या एक ही तल। ठीक है, आप क्या कह सकते हैं, ये क्या है, एक ही बिंदु पे है। ठीक है, या आप कह सकते हैं तल, या आप कह सकते हैं सतह, या आप इसे भी कह सकते हैं पृष्ठ। तो देखिए प्रथम नियमों में बताया गया है, देखिए आपको, हमको पूरा आपको डेप्थ पे समझाया जा रहा है क्योंकि आपको याद हो जाए। तो सोच रहा हूँ आपको यहीं पे याद हो जाए। तो प्रथम नियम, अपवर्तन का प्रथम नियम यही है कि आपतित किरण, ठीक है समझिएगा, आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, या कह सकते हैं तीनों एक ही सतह पर होते हैं, या तीनों एक ही तल पे होते हैं। ठीक है, तो यही आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, एक बार और सुनिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। ठीक है, यही आपका प्रथम नियम है। तो आप क्या लिखेंगे कि प्रथम नियमों के अनुसार, क्या लिखेंगे, अपवर्तन के प्रथम नियमों के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं, या एक ही बिंदु पे होते हैं, या एक ही सतह पे होते हैं, या एक ही पृष्ठ पे होते हैं। तो यही आप प्रथम नियमों को बता देंगे। क्या कहेंगे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। ठीक है, तो चलिए ये समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं द्वितीय नियम। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पे एक कोण बनता है जिसे हम आई कहते हैं, और यहाँ पे आर कोण बनता है। आई आर को हमने नाम बताया था कि जो आई होता है, आई इक्वल टू आर इक्वल टू, आई को हम आपतन कोण कहते हैं, आर को हम अपवर्तन कोण कहते हैं। आई को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण, आर को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे द्वितीय नियम। ठीक है, प्रथम नियम तो समझ गए होंगे। प्रथम नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे या बिंदु पे या सतह पे होते हैं। इसको मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, दोनों लिखवा रहा हूँ, पहले आप समझिए। ठीक है, अब ये तो प्रथम नियम तो समझ गए होंगे। अब द्वितीय नियम, ठीक है, द्वितीय नियम। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ नहीं हो तो यार एक लाइक तो कर ही सकते हैं ना। ठीक है, तो लाइक कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए। थोड़ा सा भी शुरुआती है तो थोड़ा सा आप सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए द्वितीय नियम क्या है, द्वितीय नियमों में आपको बताया गया था, द्वितीय नियमों में म्यू इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, द्वितीय नियम यही है। ठीक है, अब देखिए आप कहेंगे ये क्या लिख दिया गया है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो आई है, यहाँ पे आई है क्या है, आपतन कोण है, और जो आर है वो क्या है, अपवर्तन कोण है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसे हम आपतन कोण कहेंगे। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, आपतन कोण, ऐसे हम अपवर्तन कोण कहेंगे। ठीक है, और जो साइन है, साइन को याद रखेंगे, ये जो साइन है इसको हम हिंदी में याद रखेंगे जया कहेंगे। ठीक है, जया। ठीक है, जया कहेंगे। और ये म्यू क्या है, याद रखेंगे म्यू क्या है, अपवर्तनांक है। ठीक है, अपवर्तनांक है, याद रखेंगे ये क्या है, अपवर्तनांक है। तो आप कहेंगे द्वितीय नियम में बताया क्या गया है, आप तो सबका नाम बता दिए, परंतु हमको कैसे कहेंगे द्वितीय नियम को, तो यही कहेंगे कि देखिए, यही कहेंगे कि आपतन कोण, ठीक है समझिएगा क्या कहा जा रहा है, आपतन कोण की जया
साइन आई, ठीक है, क्या कहेंगे, आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। यही आपका द्वितीय नियम है, ठीक है। एक बात याद रखेंगे, ये जो है ये जो है इसे हम अनुपात कहते हैं, अनुपात मतलब बटा, ठीक है। बटा हम नहीं कहते हैं कि 1/2 1/3, ठीक है। अपान भी कहते हैं, बटा भी कहते हैं, 2/3 4/3, ऐसे ही हिंदी में क्या कहेंगे, इसे अनुपात कहते हैं, ठीक है। तो यही आपको कहा जा रहा है, क्योंकि यहीं से आप समझिए ना, आप आई है तो ये हम अपवर्तन आपतन कोण कहते हैं, आर क्या है, अपवर्तन कोण है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। तो यही द्वितीय नियम है। एक बार और सुन लीजिए और याद रखेंगे, अपवर्तनांक जो होता है इसे म्यू कहते हैं, या आप एन से भी प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि अलग अलग बुक्स में एन भी दिया है और म्यू भी दिया है। तो आप जैसे भी एन लिख दीजिए या पे म्यू लिखिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो एक बात याद रखेंगे, जो द्वितीय नियम क्या कहेंगे, द्वितीय नियम यही कहेंगे कि अपवर्तन के द्वितीय नियमों के अनुसार, ठीक है, क्योंकि आपको बढ़ा चढ़ा के लिखना है ना, ठीक है। तो ये लिखेंगे अपवर्तन के द्वितीय नियमों के अनुसार आपतन कोण, ठीक है। ये क्या है, आई क्या है, आपतन कोण है, तो आपतन कोण यहाँ पे लिखा गया है, आपतन कोण की जया क्या है, साइन है, तो आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर के अनुपात को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। और इस नियम को ही, ये जो द्वितीय नियम है, इसे हम स्नेल के भी नियम से जानते हैं। तो कोई आपसे पूछ दे स्नेल का नियम क्या कहते हैं, तो वो भी आप यही कहेंगे कि आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर के अनुपात को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। इसे हम स्नेल के नियम से भी जानते हैं। या कोई आपसे पूछ दे कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो भी आप यही कहेंगे कि आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये तीन चीजों का आपका डिफिनेशन हो गया। सबसे पहला कि अपवर्तन के द्वितीय नियम पूछ दिया जाए तो यही कहेंगे, ठीक है। दूसरे आपसे पूछ दिया जाए कि अपवर्तनांक किसे कहेंगे, तब भी यही बताएंगे। तीसरा आपसे पूछ दिया जाए स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तब भी आप यही बताएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लिखते हैं इसका डिफिनेशन, ठीक है। एक बार मैं दोनों को बता दूं, उसके बाद डिफिनेशन। प्रथम नियम में क्या कहेंगे, प्रथम नियम में यही कहेंगे, आपतित किरण जो इधर आ रही है वो आपतित किरण होती है, जो इधर आगे दूसरे माध्यम में अपवर्तित किरण, और ये बीच में क्या है, अभिलंब। तो क्या कहेंगे, आपतित किरण, सबसे पहले तो ये लिखेंगे, अपवर्तन के प्रथम नियमों के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे कह सकते हैं, या तल पे या सतह पर होते हैं, ठीक है। द्वितीय नियम में क्या बताया गया है, द्वितीय नियमों के अनुसार आपतन कोण, ठीक है, आई क्या है, आपतन कोण है, आर क्या है, अपवर्तन कोण। तो द्वितीय नियमों के अनुसार आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम चलिए इसका डिफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद आगे देखा जाएगा, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ठीक है, परंतु आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये बात तो है, ठीक है। अब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी शुरुआती वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अभी तो बहुत चीज़ों का दिक्कत भी है, ठीक है। पता नहीं वीडियो अच्छा से बन रहा है कि नहीं, थोड़ा सा देख लो। चलिए रहने दीजिए, कहेंगे अलग अलग, ठीक है। देखिए, तो प्रथम नियम क्या कहा जा रहा है, ठीक है। तो प्रथम नियम तो इतने में नहीं होगा, इसको मिट कह दीजिए, ठीक है। प्रथम नियम में यही कहा जाता है कि लिखेंगे, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल, या आप सतह भी कह सकते हैं या आप बिंदु भी कह सकते हैं, एक ही सतह पर होते
हैं, ठीक है, ये आप कह दीजिएगा, ठीक है। कोई आपसे पूछे कि अपवर्तन के प्रथम नियम बताइए, तो क्या लिखेंगे, कहेंगे आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, ठीक है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं या एक ही सतह पे होते हैं, ठीक है, तो याद है, ठीक है। अब देखेंगे द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, समझाया तो बहुत अच्छे से क्या है, ठीक है। तो लिखेंगे डिफिनेशन यही कि यहाँ से लिखवा जा रहा है थोड़ा सा ऊपर से, ठीक है। द्वितीय नियम में लिखेंगे, द्वितीय नियमों के अनुसार क्या कहेंगे, आपतन है ना, आपतन कोण की ज्या sin i तथा अपवर्तन कोण की ज्या sin r के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। यही बताया जा रहा है कि आपतन कोण की ज्या sin i तथा अपवर्तन कोण की ज्या sin r के अनुपात को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। यहाँ पे ज्या लिखने के बाद आप साइन नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप ज्या के बाद साइन बस i लिख देंगे तो भी ठीक है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप साइन i लिखिए या i भी लिखिएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यही आपका द्वितीय नियम हो गया। और इस नियम को हम क्या कहते हैं, इस नियम को स्नेल के नियम के नाम से भी जानते हैं। इस नियम को याद रखेंगे, ये जो नियम है इसे हम स्नेल के भी नियम से जानते हैं। तो आपसे कोई पूछ दे स्नेल का नियम तो क्या कहेंगे, आपतन कोण की ज्या sin i तथा अपवर्तन कोण की ज्या sin r के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है। तो सूत्र भी याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है आपका, क्या है, म्यू लिखिए या एन भी लिखिए, ठीक है। और क्या लिखेंगे, sin i बटे sin r, ठीक है। तो ये आपका सूत्र हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो यही कैसे कहा जा रहा है कि आपतन कोण है i तथा अपवर्तन कोण है r, ठीक है। तो आपतन कोण की ज्या sin i तथा अपवर्तन कोण की ज्या sin r के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। परंतु याद रखेंगे एक और बात कि जो अपवर्तनांक है म्यू, ठीक है, म्यू का जो अपवर्तनांक का दो डिफिनेशन होता है, ठीक है। अपवर्तनांक का एक और सूत्र होता है म्यू इक्वल टू v1 बटे v2, ये भी अपवर्तनांक के सूत्र होता है। आप कहेंगे v1 v2 है क्या, ठीक है। तो याद रखेंगे v1 है प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। याद रखेंगे प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल या वेग कह सकते हैं। ये है द्वितीय माध्यम में चाल, ठीक है, द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो क्या है, v1 क्या है, जो प्रथम माध्यम है उसमें प्रकाश की चाल है, और v2 क्या है, द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल है, ठीक है। तो यहाँ से आप डिफिनेशन ये भी कह सकते हैं, कोई आपसे पूछे अपवर्तनांक किसे कहेंगे तो ये आप इसका डिफिनेशन कहिए या इसे अपने भाषाओं में कह दीजिए। क्या कहेंगे कि प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। ये क्या है, v1 प्रथम माध्यम है, तो प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को, ये क्या है, अनुपात है, ठीक है। तो कहा जा रहा है प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। तो आप यहां से भी आप डिफिनेशन कह सकते हैं, अपवर्तनांक का दोनों डिफिनेशन है, आप दोनों याद रख सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं देख लूं एक बार वीडियो अच्छा बन रहा है ना, चलिए अच्छा है,
ठीक है, तो ये आप इसे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे आगे इसके। ठीक है, तो अपवर्तनांक हम देख लिए। ठीक है, तो अब देखेंगे, तो ये आपसे कोई अपवर्तनांक भी पूछ दिया जाए कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो आप बता ही देंगे कि अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक किसे कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो स्नेल का नियम भी पूछ दिया जाए तो आपसे बता देंगे। तो यहीं से आप स्नेल का नियम या अपवर्तनांक का भी नियम आप परिभाषा अलग से नोट कर लेंगे। ठीक है, और यही लिख लेंगे स्नेल के नियम में भी, अपवर्तनांक के भी नियम में। ठीक है, उसके बाद अब हम देखेंगे कि अपवर्तनांक के प्रकार। ठीक है, अपवर्तनांक के प्रकार। बहुत आदमी तो देखते हैं, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं, देखते हैं कि वीडियो लंबा हो रहा है तो पहले ही देखकर भाग जाते हैं। अरे यार, जो वीडियो लंबा होगा तो उसमें आपको विस्तार से तो बताया जाएगा ना, आपको अच्छे से समझाया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है यार कि थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि बार बार इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपका भी थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा और मेरा भी सपोर्ट हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि अभी इतने समय से आपको वीडियो को अच्छा से बताया जा रहा है, आपको डिफिनीशन याद दिलाया जा रहा है, तो रिक्वेस्ट है यार थोड़ा सा कर दीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब। और एक और रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए मत करिए। ठीक है, आप जाकर वीडियो हमेशा देखते रहिए। ठीक है, वीडियो कोई भी आपको टॉपिक समझ में ना आता है, ठीक है, आपको याद रखेंगे इस बात को कि फिजिक्स, ठीक है, या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी या मैथ, ठीक है, आपको जिस टॉपिक में भी आपको दिक्कत हो रहा है, ठीक है, उस टॉपिक को आप सीधा चैनल पे क्या करें, यूट्यूब पे आके सर्च मारें और चैनल का नाम लिख दीजिए, आपको बहुत अच्छे से आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वैसे कर लीजिए या आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। आपको प्लेलिस्ट नहीं पता होगा तो आप सिंपल से आप यूट्यूब है यार, यूट्यूब पे सर्च मारिए प्लेलिस्ट कैसे हम जाए। ठीक है, किसी भी चैनल के प्लेलिस्ट पे कैसे जाए, वहाँ पे आपको बताया जाएगा। उसके बाद प्लेलिस्ट में चले जाएंगे तो आपको हर चैप्टर का अलग अलग आपको मिलेगा वीडियो। ठीक है, तो उस चैप्टर के पहले, दूसरे, सेकंड, तीसरे ऐसे करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और एक और बात है कि अगले जो वीडियो था उसमें थोड़ा सा मीनिंग गलत हो जाता है। ठीक है, कभी कभी यार मीनिंग गलत हो जाता है तो आप लोग कमेंट भी करने लगते हैं कि यार मीनिंग गलत हो गया था। केमिस्ट्री में जैसे ये यहाँ पे आई है तो वहाँ पे मैंने ई कर दिया था, बायोलॉजी में क्या हो गया था कि ओ इधर हो गया था, आई इधर हो गया था। थोड़ा बहुत मीनिंग गलत हो जाता है यार, कभी कभी इधर उधर दिमाग रहता है। ठीक है, तो थोड़ा सा तो मीनिंग गलत हो जाता है, मैं भी इंसान ही हूँ, कभी कभी गलत हो जाता है। तो आप लोग कमेंट करने लगते हैं कि यार केमिस्ट्री में मीनिंग गलत हो गया, आपको ये हो रहा है, तो आप अलग अलग आदमी हैं। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, आपके अलग अलग आदमी को सोच है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम अपवर्तनांक के प्रकार। ठीक है, अपवर्तनांक के प्रकार, तो देखिए अपवर्तनांक के, याद रखेंगे अपवर्तनांक के दो प्रकार होते हैं, ठीक है, तो कौन कौन से प्रकार होते हैं, चलिए जल्दी पढ़ाया जाए। निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, और दूसरा होता है, दूसरा याद रखेंगे, दूसरा भी सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ठीक है, देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक में कभी भी कोई भी, पहले तो आपको ये बात पता होना चाहिए, ठीक है, कि अगर हमने ए म्यू जी लिख दिया तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, या हमने लिख दिया ए म्यू डब्ल्यू लिख दिया तो ऐसे हम कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, इसको पढ़ना कैसे है, हमें सबसे पहली बात तो ये पढ़ने नहीं आता है कि पढ़ेंगे कैसे। तो देखिए जो आगे होता है, जो आगे होगा, ठीक है, आगे जो होगा उसे हम सापेक्ष कहेंगे। ठीक है, जैसे ये ए क्या है, ये एयर है। ठीक है, हम जानते हैं ये क्या है, एयर मतलब वायु है। ठीक है, और ये जी क्या है, जी ग्लास है। ठीक है,
ग्लास मतलब कांच, हिंदी में कांच कहते हैं ना, हाँ कांच। और ये क्या है, यहाँ पे भी ए है तो मतलब वायु है, ठीक है। और ये क्या है, वाटर है, मतलब देखिए वायु लिखा रहा है ना, नहीं जल होगा, ठीक है। वाटर है, जल है, ठीक है। तो याद रखेंगे, तो ये क्या है, वायु है। तो जो आगे होता है उसके हम क्या कहते हैं, सापेक्ष कहेंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे कि वायु जो है, इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे वायु के सापेक्ष, ठीक है, वायु के सापेक्ष। और ये क्या है, कांच है ना, ग्लास है ना, तो इसे कहेंगे कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। ऐसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे कि जो आगे होता है उसमें हम सापेक्ष जोड़ते हैं और जो पीछे होता है उसे हम अपवर्तनांक जोड़ते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछ दिया जाए इसे क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे, वायु, एयर क्या है, ये क्या है, ए क्या है, एयर है, वायु है, तो हम क्या कहेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसमें पूछ दिया जाए तो क्या कहेंगे, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, क्योंकि ये वाटर क्या है, जल है, ठीक है। तो दूसरे जो पीछे होता है उसे हम अपवर्तनांक जोड़ते हैं, तो इसलिए पहले में सापेक्ष जोड़ेंगे, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। आपसे अब बताइए इसको कैसे कहेंगे, ठीक है, इसको कैसे कहेंगे। तो आप कहेंगे इसको, आप समझ गए होंगे, इसको भी हम कैसे कहेंगे। तो ये क्या है, ये क्या है, वाटर है, जल है, और ये क्या है, ग्लास है, कांच है, ठीक है। तो ऐसे कहेंगे, क्या कहेंगे, कहेंगे आप कि ये जल है, तो आप कहेंगे जल के सापेक्ष, ठीक है। ये क्या है, पहले में सापेक्ष, दूसरे में अपवर्तनांक, तो क्या कहेंगे, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। आप क्या कहेंगे, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ऐसे आपको दे दिया जाए तो इसको क्या कहेंगे, जल के कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। जी क्या है, ग्लास है, कांच है, तो ग्लास मतलब सॉरी यार, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक है। आपको ऐसे भी दे सकता है एन, ठीक है, एन भी म्यू की जगह पर एन भी दे सकता है, क्योंकि हम जानते हैं अपवर्तनांक को हम एन से भी प्रदर्शित करते हैं या म्यू से भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको पढ़ने पहले पता होना चाहिए कि इसको कैसे पढ़ते हैं। उसके बाद हाँ, निरपेक्ष जो है, ये निरपेक्ष और सापेक्ष ये तो बायां हाथ का खेल है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको उतना जब समझ में आ ही गया है तो ये कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको भी बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल में याद रखेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक उसे कहते हैं जिसमें वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। मतलब वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी का अपवर्तनांक हो, किसी माध्यम का, तो उसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। सॉरी थोड़ा सा, ठीक है। देखिए एक बार और बताया जा रहा है, वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी, वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने आपसे पहले ही कहा था, ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया ये एग्जाम्पल हो सकता है, ये एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो सकता है, ये एग्जाम्पल हो सकता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या है, इसके निरपेक्ष अपवर्तनांक के एग्जाम्पल है। आप कहेंगे कैसे, तो देखिए हमने कहा है कि जो आगे होता है उसको हम सापेक्ष कहते हैं। तो डिफिनीशन में यही कहा जाता है कि वायु, ठीक है, ये भी क्या है, आप कहेंगे भी क्या है, निर्वात है भाई, वैक्यूम निर्वात है, ठीक है। ये क्या है, एयर है, ठीक है, वायु है, तो ये क्या जा रहा है, वायु, ठीक है, वायु या निर्वात, इसे भी को निर्वात कहते हैं। तो वायु या निर्वात के सापेक्ष जो आगे होता है उसे हम सापेक्ष जोड़ते हैं, जो पीछे होता है उसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक जोड़ते हैं। तो सभी में आगे ए है या भी है, ठीक है। तो वायु के सापेक्ष या निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम में, कोई जरूरी नहीं है ग्लास हो, कांच हो, कोई भी माध्यम हो सकता है, इसके अलावा वायु या निर्वात के अलावा और कोई भी माध्यम हो, तो उसका अपवर्तनांक क्या कहलाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक, वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक है। तो समझ में आया होगा निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। मतलब निरपेक्ष अपवर्तनांक में कभी भी ए या भी आगे होना चाहिए,
ठीक है, ए या भी आगे होना चाहिए, तभी क्या होगा, वो निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा जा रहा है वायु या, ठीक है, एक बार और बताया जा रहा है, वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि ग्लास ही होगा, वाटर ही होगा, या और भी कोई भी माध्यम हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जा रहा है किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहलाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। ठीक है, और सापेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे, इससे ही मिला जुला ये भी है, तो याद रखेंगे इसमें किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, मतलब वायु या वैक्यूम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों के अलावा किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष किसी का माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहलाएगा, सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। ठीक है, जैसे W म्यू जी, ठीक है, जैसे G म्यू W। ठीक है, तो ये सभी क्या है, G म्यू ए हो जाएगा या W म्यू ए हो जाएगा। ठीक है, ये सभी क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, देखिए आगे इसमें कहा जाता है निरपेक्ष सापेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, वायु या निर्वात के सापेक्ष, वायु या निर्वात के अलावा। ठीक है, इसमें वायु या निर्वात नहीं होना चाहिए, वायु या निर्वात के अलावा अन्य किसी माध्यम का माध्यम के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक, अन्य किसी माध्यम के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहलाता है, हम क्या कहेंगे, सापेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। मतलब आगे ए अभी नहीं होना चाहिए, इसमें सापेक्ष अपवर्तनांक के निरपेक्ष अपवर्तनांक में ए अभी होना चाहिए आगे। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है। देखिए ये अलग माध्यम है, ये क्या है, एयर तो है नहीं, तो यही कहा जा रहा है कि एयर मतलब वायु या निर्वात के सापेक्ष अन्य किसी भी माध्यम के, ठीक है, अन्य किसी भी माध्यम के सापेक्ष किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहलाएगा, सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। तो उम्मीद है यार बहुत बार समझा दिया गया, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए डिफिनीशन यही लिखवा देते हैं। ठीक है, लिखेंगे डिफिनीशन कि वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल याद रखेंगे, ए म्यू जी हो जाएगा, ए म्यू डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, भी म्यू जी हो जाएगा, भी म्यू W हो जाएगा। तो ये सभी क्या है, देखिए ये W क्या है, निर्वात है, वैक्यूम है, ए क्या है, एयर है। ठीक है, मतलब वायु है, तो इसलिए कहा जाता है वायु या निर्वात के सापेक्ष जल का या किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहलाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसमें क्या लिखेंगे, वायु या निरपेक्ष के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहलाता है, सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें कहा जा रहा है, मतलब यहाँ पे तो हमने नहीं लिखा वायु या निर्वात के अलावा, इसमें नहीं लिखा। ठीक है, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो परंतु आपको समझ में आना चाहिए किसी अन्य माध्यम, किसी अन्य माध्यम लिखा है तो इसका मतलब वायु या निर्वात नहीं होना चाहिए, इन दोनों के अलावा कोई और होना चाहिए। तो यही कहा जाए किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहलाता है, सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखेंगे, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, देखिए यार लिखने में भी तेजी, ठीक है, जी म्यू ए हो जाएगा,
डब्ल्यू म्यू ए हो जाएगा। ये सभी क्या है, इसके एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल भी आप याद रखेंगे। इसको बोलेंगे कैसे, जल के सापेक्ष, सॉरी ग्लास है ना, कांच है, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जो आगे होता है इसमें सापेक्ष जोड़ते हैं, जो पीछे होता है अपवर्तनांक जोड़ते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये दोनों आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा कैमरे के ऊपर समझ में नहीं आता है कि समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, इसीलिए बार बार बताया जा रहा है। तो अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो यार प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा हाँ भाई समझ में आता है, ठीक है। तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है, परंतु एक ठो और अभी पढ़ाना है, ठीक है, उसके बाद मैं वीडियो को एंड करूँगा, ठीक है। तो चलिए एक और देख लिया जाए, ठीक है, कि अपवर्तन के कारण कौन कौन से हैं, किसके कारण क्या होता है, कैसे हम जानते हैं कि क्या हो रहा है। जो प्रकाश किरणें हैं वो झुकती हैं, ठीक है, अविलंब की ओर झुकती हैं, इसका कारण देख लिया जाए, ठीक है। तो हम देखेंगे अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले देख लिया जाए विरल से सघन माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। सघन जो विरल माध्यम है उसमें सघन माध्यम के अपवर्तनांक देखा जाए कि विरल से सघन माध्यम में जाते हैं तो अपवर्तनांक कैसा होता है, कैसे इसको प्रूफ किया जाए कि हाँ भाई विरल से जब सघन में जाता है तो अविलंब की ओर झुकता है, ठीक है, अविलंब की ओर झुकता है, इसे हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम जानते हैं कि अपवर्तन का हमने दो सूत्र पढ़ा है। जो अपवर्तन होता है, अपवर्तन का हमने सूत्र पढ़ा कि साइन आई बटे साइन आर, ये हमने सूत्र पढ़ा, ठीक है। और एक और हमने सूत्र पढ़ा कि म्यू इक्वल टू V1 बटे V2, ये भी हमने दोनों सूत्र पढ़ा है, ठीक है, ये हमने दो सूत्र पढ़ा। तो ये बताइए V1 और V2 क्या है, तो आपको बताया गया था कि V1 क्या है, प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल है, द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल है, ठीक है। तो ये बताइए जब ये दोनों आपस में म्यू म्यू दोनों बराबर हैं तो ये साइन आई बटे साइन आर और V1 बटे V2 ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू V1 बटे V2, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। और ये बताइए यहाँ पे समझिएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या था, ऊपर क्या था, विरल था, और नीचे क्या था, सघन था, ठीक है। तो प्रकाश की किरणें ऐसे आ रही थी, ठीक है, और ये क्या थे, जब प्रकाश की किरण ऐसे आ रही थी, ये बीच में क्या था, अविलंब था, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण ऐसे आ रही थी तो ये क्या हो रही थी, झुक जा रही थी, जबकि ऐसे जाना चाहिए था, परंतु अविलंब की ओर झुक जा रही थी। जब विरल से सघन में आ रही थी तो क्या हो रही थी, ये आई हो रहा था, ये आर हो रहा था। इसका मतलब ये कोण हो जो जब ये कोण, जब ये किरणें ऐसे सीधे जाती तब ये कोण इस कोण के, ये जो टोटल कोण बनता इससे इतना कोण जो बनता वो इतने के बराबर होता। परंतु जब ये क्या हो रही है, थोड़ा झुक जा रही है, तो ये कोण क्या होगा, कम होगा, इससे ये कोण कम होगा ना, ठीक है, ये कोण मतलब अधिक होगा, आई वाला जो होगा वो अधिक होगा इससे, ठीक है। तो यही हमको पता चलना है कि जो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हैं तो जो कि किरणें हैं वो अविलंब की ओर झुक जाती हैं, ठीक है। तो हमें इसको प्रूफ करना है कि हाँ भैया सही होता है। तो ये बताइए कि जो विरल माध्यम है इसमें प्रकाश की चाल अधिक होगा या कम होगा। तो हमने आपको डिफिनीशन में बताया था विरल माध्यम किसे कहते हैं, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है, और सघन माध्यम किसे कहते हैं, जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है। तो ये प्रथम माध्यम है, ठीक है, ये क्या है, द्वितीय माध्यम है, ठीक है। तो ये बताइए प्रथम माध्यम है, ये द्वितीय माध्यम है, तो प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगा, अधिक होगा, और द्वितीय माध्यम में कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो V1 है, मतलब प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल है वो अधिक है V2 के प्रकाश की चाल से। इसका मतलब तो यही हुआ ना, ठीक है। इसका मतलब ये होता है जिधर ये मुंह होगा वो वाला अधिक होगा, मतलब प्रथम माध्यम में जो प्रकाश की चाल है द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल से अधिक है, ठीक है। जब अधिक है तो ये बताइए जब ये वाला इससे अधिक है तो ये ऊपर वाला भी नीचे वाला से अधिक होगा। तो हम लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो साइन आई है वो भी अधिक होगा साइन आर से, ये हम लिख सकते हैं ना। और ये बताइए जब साइन आई साइन आर से क्या होगा, अधिक होगा, तो आई भी क्या होगा, अधिक होगा,
तो यहीं से हमको मिल जाता है कि जो आपतन कोण होगा, आई क्या है, आपतन कोण है, ये अधिक होगा अपवर्तन कोण से, यहीं पे। तो यहीं से प्रूफ हो जाता है कि ये जो कोण है वो क्या होगा, अधिक होगा इससे, ठीक है। तो ये जब अधिक होगा, ये कम होगा, तो कम कब होगा, जब ये इधर अभिलंब की ओर झुकेगी तभी तो कम होगा, समझिए। जब ये कब अधिक कब होगा, ये कम कब होगा, जब अधिक है, अधिक ये जब बराबर होते, जब ये किरण जाएंगी सीधे निकल जाएगी, तो ये दोनों किरणें इक्वल होते, ये जो कोण है वो इक्वल होते। परंतु ये कम कोण कब होगा, आपको यहाँ से प्रूफ बताया जा रहा है कि जो आई है वो अपवर्तन कोण से अधिक है, मतलब ये जो किरण है, जो कोण है आर, ये कम है। तो कम कब होगा, जब ये किरणें क्या होंगे, अभिलंब की ओर आएंगी, जितना आएंगी उतना ही तो कम होगा। तो यही इससे पता यही चलता है कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरणें जाती हैं तो ये क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, क्योंकि कोण कम होता है। और कोण कब होगा, जब कम कब होगा, जब झुकेंगी तभी तो कम होगा विलंब की ओर, ठीक है। तो ये हो गया सघन, विरल से सघन माध्यम में क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तनांक या अपवर्तनांक, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये प्रथम प्रूफ हो गया, ठीक है। अब द्वितीय प्रूफ हम देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट है, ठीक है। ये बताइए, इसको मिटा दिया जाए, ठीक है। तो अब वीडियो लंबा हो जाता है हर वीडियो, परंतु आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये अब देखेंगे हम सघन से विरल, ठीक है, सघन से विरल देखेंगे। चलिए इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे सघन माध्यम में, सघन मतलब मान लेते हैं जल है, ठीक है, सघन में मान लेते हैं जल है, और विरल माध्यम में, विरल माध्यम में क्या मान लेते हैं, वायु है, ठीक है। तो मान लेते हैं, तो बताइए सघन माध्यम से जब प्रकाश की किरणें ऐसे आएंगी, ठीक है, तो ये क्या है, अविलंब है, ठीक है। जब सघन माध्यम से प्रकाश की किरणें ऐसे आएंगी तो ये अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएंगी, ये अविलंब से दूर हटती हैं। याद रखेंगे, इसको जाना छो ऐसे चाहिए था, जैसे आई है वैसे निकल जाना चाहिए सीधा, ठीक है। परंतु जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो क्या होती हैं, ये अभिलंब से दूर हटती हैं। ये भी घटना है अपवर्तन का ही, ठीक है। तो अपवर्तन के ये भी घटना है, ठीक है। तो याद रखेंगे, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो ये दूर हटती हैं। आप कहेंगे क्यों दूर हट रही हैं, तो ये बताइए, जो सघन माध्यम में जल में प्रकाश की चाल क्या होती है, मतलब V1 है, ये V1 क्या है, सघन माध्यम में, सघन माध्यम। आप कहेंगे अभी तो आपने कहा विरल माध्यम में V1 आपने देखा था, देखिए जो ऊपर होगा तो वही प्रथम माध्यम होगा, ठीक है। और जो प्रथम माध्यम है इसमें क्या है, सघन है, तो इसीलिए सघन माध्यम V1 को हमने क्या बताया था, ये नहीं कहा था सघन माध्यम में प्रकाश की चाल, आपसे कहा गया था प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो ये क्या है, प्रथम है, तो प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल, अद्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल है, ठीक है। तो ये बताइए इन दोनों में से कौन अधिक होगा, बताइए जल में चाल अधिक होगा कि वायु में। तो आप कहेंगे कि वायु में चाल अधिक होगा, इसका मतलब ये हुआ कि V2 अधिक होगा V1 से, ठीक है। इसका मतलब V2 अधिक होगा V1 से, और जब V2 अधिक होगा तो भाई प्रकाश की किरणें क्या होंगी, दूर हटेंगी कि नहीं हटेंगी, अभिलंब से दूर हटेंगी कि नहीं हटेंगी। आपको इसको प्रूफ करना है, ठीक है। ये दूर हटती हैं हम जानते हैं, परंतु आप कहेंगे प्रूफ कीजिए भाई कैसे हटती है, तो देखिए यहीं से हमको प्रूफ भी करना है, यही प्रूफ के लिए आपको बताया जा रहा है। ऐसे तो कोई भी कह देता है कि जो प्रकाश की किरणें अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती हैं तो ये किरणें क्या होती हैं, अभिलंब से दूर हटती हैं। मतलब ये जो I बन रहा है और ये जो R बन रहा है, ठीक है, तो इसमें कहा जाता है कि I क्या है, I जो कोण है वो कम है, ये वाला कोण R जो होता है वो अधिक होता है, ठीक है। तो ये तो बताया जाता है, परंतु आप कहेंगे कि प्रूफ कीजिए भाई कि सही बात है, ठीक है। तो प्रूफ ही इसमें बताया गया है, प्रूफ ही हमें करना है, यही इसलिए बताया जा रहा है। तो हम जानते हैं अपवर्तन इक्वल टू साइन I बटे साइन R, एक और सूत्र जानते हैं अपवर्तन इक्वल टू V1 बटे V2, ये दोनों हमने सूत्र हम जानते हैं, ठीक है। तो ये बताइए जब दोनों आपस में इक्वल हैं म्यू, तो हम ये लिख सकते हैं साइन I बटे साइन R, गला सूख गया,
ऐसे तो लिख ही सकते हैं साइन आई बटे साइन आर और V1 बटे V2। अब हम जानते हैं कि इसमें जब सघन से विरल में आएंगे तो V2 का मान अधिक होगा V1 से, क्योंकि हम जानते हैं कि वायु में प्रकाश की चाल अधिक होता है, जल के प्रकाश की चाल में क्या होगा, जल में प्रकाश की चाल कम होगा और वायु में प्रकाश की चाल अधिक होगा, मतलब V2 अधिक होगा V1 से। तो इसलिए हम जानते हैं कि जो V2 होगा V1 से अधिक होगा। ठीक है, हम जानते हैं नीचे वाला जो V2 है, नीचे वाला ऊपर वाले से अधिक होगा, ये अधिक होगा। इसी प्रकार साइन R भी क्या होगा, साइन I से अधिक होगा। इससे ये प्रूफ होता है क्योंकि दोनों इक्वल में है ना। तो ठीक है, तो हम लिख देंगे साइन I इक्वल टू साइन I क्या होगा, साइन R अधिक होगा साइन आई से। अब ये बताइए, जब साइन आर जो है साइन आई के क्या है, साइन आर जो है वो अधिक है साइन आई से, तो इसका मतलब आर भी क्या होगा, अधिक होगा। साइन आर भी क्या होगा, अधिक होगा किससे, आई से, मतलब अपवर्तन कोण भी अधिक होगा आपतन कोण से। इसका मतलब ये कोण क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, ये कोण क्या होगा, कम होगा। तो जाहिर सी बात ये अधिक कब होगा, जब अभिलंब से ये किरणें दूर हटेंगी तभी तो कम होगा, सॉरी अधिक होगा। इसीलिए आपको दिखाया जाता है फिगर में कि जो होती है वो क्या होती है, किरणें जब आती हैं सघन से विरल माध्यम में तो ये दूर हटती हैं। ठीक है, अभिलंब से दूर हटती हैं। जैसे हम अभी छड़ में क्या किया जाएगा, छड़ को पानी में डुबाया जाता है तो देखेंगे छड़ ऐसे बुझाता है तिरछा थोड़ा सा। हम देखेंगे अगर पानी में हम डुबाते हैं छड़ को तो ऐसे डुबाएंगे तो ये थोड़ा ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि वायु से हम डुबाते हैं और जल में डुबाते हैं तो ये क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकता है। ठीक है, अभिलंब की ओर झुकता है। ठीक है, परंतु अगर जल में कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए और उसको वो छड़ को क्या कह रहे बाहर की ओर करे तो वो देखेगा कि जो क्या होंगे, ये थोड़े से इधर मुड़ जाएंगे। ठीक है, ये क्या होंगे, थोड़ी सी उधर क्या हो जाती है, अभिलंब से दूर हटती हैं। ठीक है, वो किरणें। ठीक है, तो ये सभी आपको ये बहुत अच्छा प्रूफ है। ठीक है, आप जो बुक उठा कर देखेंगे तो बहुत अच्छा से इसको बताया गया है। तो आपको बस ऐसे समझा दिया गया है, आप इसे नोट बना लीजिएगा, नोट्स आप प्रोवाइड करा दीजिएगा। ठीक है, और आप किताब की थोड़ा से हेल्प लेकर अच्छे से आप इसे अपने नोट बनाइए। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो आपको जो क्या है PDF में नोट भी मिल जाएगा, परंतु आपको सब तो यहाँ पर लिखवाया ही जाता है। ठीक है, एक एक हेडिंग आपको बताया जाता है, ऐसे आप जानेंगे। क्या लिखेंगे, सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तनांक। अतः हम जानते हैं क्या, अपवर्तनांक इक्वल टू इतना होता है, इतना होता है। उसको भी लिखेंगे, यदि अपवर्तनांक बराबर हैं, इक्वल है तो इतना बराबर। फिर से आप दोनों इसको लिखेंगे कि द्वितीय माध्यम में जो प्रकाश की चाल है प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल से अधिक होता है, इसलिए अतः V2 इक्वल टू V1। उसके बाद आप विस्तार में करके आप सभी लिखिए ना, फिर से आपको तो समझ के सब लिखना है ना। ठीक है, तो समझ के आप लिख सकते हैं, जो ये प्रूफ है इसको समझ के लिखिए, या सिंपल से अगर आपको नहीं आता है कुछ भी तो सघन से विरल माध्यम में अपवर्तनांक लिखिए। उसके बाद सिंपल से लिखिए अतः हम जानते हैं कि बस लिखकर उसके बाद ये टोटल आप क्या कीजिए, नोट में उतार लीजिए, यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 100% सही होगा। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।